आज के इस विश्लेषण में हम इंडियन पॉलिटी के एक बेहद अहम मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे, द गवर्नर। यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से इसे हम एक सोक्रेटिक क्यूएनए फॉर्मेट में समझेंगे, यानी एक जिज्ञासु यूपीएससी एस्पिरेंट के तीखे सवाल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के सटीक जवाब। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो एस्पिरेंट के दिमाग में आता है वो ये कि राज्यों के शासन का आखिर मुख्य ढांचा कैसा होता है, और एक्सपर्ट्स का इस पर बड़ा सीधा सा जवाब होता है। गवर्नर किसी भी राज्य के मुख्य कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। भारत के पूरे संवैधानिक ढांचे में ये एक ऐसी कड़ी है जिसके बिना स्टेट मशीनरी काम ही नहीं कर सकती। आज की इस चर्चा में हम इन 6 अहम पहलुओं पर फोकस करेंगे। गवर्नर की दोहरी भूमिका, संवैधानिक प्राविधान, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, चुनाव क्यों नहीं होता, सरकारिया कमीशन की सिफारिशें और आखिर में योग्यता और शपथ। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के आंसर्स को एक ठोस आधार देने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं, द गवर्नर्स ड्यूअल रोल। आइए इस संवैधानिक प्यास की पहली परत को हटाते हैं। यहाँ एस्पिरेंट एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल पूछता है, गवर्नर का आखिर एग्जैक्ट रोल क्या है? क्या ये बस एक नाम मात्र का पद है, एक सेरेमोनियल पोजीशन, या फिर इसके पीछे कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति भी होती है? और एक्सपर्ट इसका बड़ा ही क्लियर जवाब देते हैं। देखिए, गवर्नर का रोल दोहरा होता है, यानी ड्यूअल। एक तरफ वो स्टेट के टिट्युलर या नॉमिनल हेड होते हैं और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। और हाँ, 1956 के 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक बड़ा बदलाव किया। अब एक ही व्यक्ति 2 या उससे ज्यादा राज्यों का गवर्नर भी बन सकता है। तो भले ही इन्हें नॉमिनल हेड कहा जाए, पर इनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कामों में काफी तगड़ा प्रभाव होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखते हैं इनकी शक्तियों का कानूनी आधार कहाँ से आता है। एस्पिरेंट पूछता है कि इन सब बातों के लिए एग्जैक्ट कानूनी हवाला क्या है। इस पर एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर हम भारतीय संविधान के पार्ट 6 को देखें तो वहां आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव का पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है। इसमें आर्टिकल 153 सबसे मेन नींव है, जो ये तय करता है कि हर राज्य का एक गवर्नर जरूर होगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस एग्जीक्यूटिव ढांचे में सिर्फ गवर्नर नहीं, बल्कि चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल भी शामिल होते हैं। संवैधानिक फ्रेमवर्क समझने के बाद अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर हमेशा से सबसे ज्यादा बहस होती आई है, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। एस्पिरेंट का अगला सवाल बिल्कुल पॉइंट पर है। जब कोई वोटिंग ही नहीं होती, चुनाव नहीं होता, तो गवर्नर की नियुक्ति का आखिर मैकेनिज्म क्या है? एक्सपर्ट्स इसे आर्टिकल 155 के जरिए समझाते हैं, और ये ब्रिलियंटली दर्शाता है कि भारत ने चुनाव की जगह सेंट्रल अपॉइंटमेंट का कैनेडियन मॉडल अपनाया। आर्टिकल 155 के तहत गवर्नर को सीधे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अपने हस्ताक्षर और सील वाले एक फॉर्मल वारंट के जरिए। यहाँ कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता, बल्कि गवर्नर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चुना गया एक नॉमिनी होता है। ये सुनकर एस्पिरेंट के दिमाग में एक डाउट आता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नर सिर्फ सेंटर का एक कर्मचारी बनकर रह जाता है? इस पर एक्सपर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का हवाला देते हैं, 1979 का हरगोविंद पंत केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि गवर्नर एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ये सेंटर के अधीन या उसके कंट्रोल में नहीं आता है। ये एक आजाद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। अब ये चर्चा एक ऐतिहासिक मोड़ लेती है। हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन बहसों की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, वाई अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड। नियुक्ति क्यों, चुनाव क्यों नहीं? एस्पिरेंट यहाँ पूछता है कि एक ऐसी डेमोक्रेसी में जहाँ ताकत जनता के पास है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राज्य के सबसे बड़े पद के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस क्यों नहीं चुने? एक्सपर्ट इन दोनों नजरियों को क्लियर करते हैं। शुरुआत में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट इलेक्शंस का ही प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में असेंबली ने अपॉइंटमेंट का रास्ता चुना। इसका सबसे बड़ा कारण था चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच होने वाले टकराव का डर। अगर दोनों चुने हुए नेता होंगे तो ईगो क्लैशेस आएंगे और राज्य में स्थिरता नहीं रहेगी। इसके अलावा चुनाव का भारी खर्चा बचाना था, गवर्नर की न्यूट्रलिटी बनाए रखनी थी और अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म को रोकना था। देश की स्थिरता के लिए ये तय किया गया कि सेंटर द्वारा अपॉइंटमेंट ही बेहतर विकल्प है। मूल संविधान के बाद अब वक्त है यूपीएससी एग्जाम के सबसे जरूरी हिस्से का, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशंस, रिफॉर्म्स और कमेटी रिपोर्ट्स का एक डीप एनालिसिस।
एस्पिरेंट का अगला सवाल एक बहुत ही रियलिस्टिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम पर है। जब नियुक्ति केंद्र द्वारा हो रही है तो तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी कैसे इंश्योर की जाए, खासकर उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार हो। एक्सपर्ट इसका बड़ा ही डिटेल में जवाब देते हैं। यही सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है और इसीलिए 1983 से 1988 के बीच आई सरकारिया कमीशन ने इस पॉलिटिकल टेंशन को रोकने के लिए कड़ी सिफारिश की। पहली शर्त, व्यक्ति किसी फील्ड में एमिनेंट होना चाहिए और सबसे अहम बात, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। लोकल पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के लिए अगर स्टेट में ऑपोजिशन की सरकार है तो रूलिंग पार्टी के एक्टिव पॉलिटिशियन को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। कमीशन ने तो यहां तक कहा कि आर्टिकल 155 में अमेंडमेंट करके चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन को अनिवार्य यानी लीगली बाइंडिंग बना देना चाहिए, जिसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर से भी इनफॉर्मल परामर्श होना चाहिए। अब इस चर्चा की आखिरी परत खोलते हैं, जो है क्वालिफिकेशंस एंड ओथ, यानी इस औपचारिक ऑफिस में आने की शर्तें और शपथ। एस्पिरेंट पूछता है कि इस गरिमामय पद तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकली क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। यहाँ एक्सपर्ट एक पतली पर बेहद जरूरी लाइन खींचते हैं। आर्टिकल 157 के स्ट्रिक्ट रूल्स और इमर्जिंग कन्वेंशंस के बीच का फर्क। आर्टिकल 157 सिर्फ 2 शर्तें बताता है, व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, बस। वहीं दूसरी तरफ परंपराएं कहती हैं कि व्यक्ति राज्य के बाहर का होना चाहिए और नियुक्ति से पहले चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन होना चाहिए। पर ध्यान रहे, कन्वेंशन संवैधानिक कानून नहीं है, सिर्फ आदर्श परंपराएं हैं। पद संभालने से ठीक पहले एक आखिरी कदम होता है, शपथ ग्रहण। गवर्नर को संविधान और कानून को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की शपथ लेनी होती है, और ये शपथ उन्हें उस संबंधित स्टेट के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो जो भी सबसे सीनियर जज होंगे वो ये रस्म पूरी करेंगे। अब इस विश्लेषण को समेटते हुए एक्सपर्ट एक आखिरी बड़ा ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या गवर्नर की मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया हमारे स्टेट फेडरलिज्म और नेशनल स्टेबिलिटी के बीच एक बिल्कुल सही संतुलन बनाती है, या फिर ये आज भी राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एक बड़ी जगह छोड़ देती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और इसी आखिरी सोच के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहाँ पूरा होता है। विषय को गहराई से समझते रहिए। मिलते हैं अगली